हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है साथियों। क्या हाल है? कल परीक्षा है आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। इधर पे तुक तुक ऐसा हो रहा है क्या? हैं भैया? हो रहा है तो तुम अकेले नहीं हो, सबका हो रहा है। हमारा भी हो रहा है कि हमने जो पढ़ाया है वो तुम्हारी परीक्षा में आए और उन परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को तुम कर सको। हमारा भी हो रहा है, तुम्हारा भी हो रहा है, सबका हो रहा है। तो होने दो। ये एक सामान्य मानवीय प्रक्रिया है जो सबके साथ होती है जब कोई विशेष दिन आ रहा होता है या विशेष समय होता है। तो ये सबके साथ हो रहा है, तुम भी होने दो। तुम अपना फोकस करो अपने आप को काम डाउन करने पर, ठीक है, और अच्छे से परीक्षा देने पर, ठीक है। आइए, स्वागत करता हूं मैं डीसी मिश्रा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल। यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए बचा है केवल एक दिन का समय शेष। केवल और केवल आज और कल ये आपकी परीक्षा है, ठीक है। आइए, रोज पिछले कुछ महीनों से हम लोग यहां पर शाम को 7:30 बजे मिलते हैं और शाम को 7:30 बजे मिल करके हम लोग परीक्षा करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, प्रश्न करते हैं। और इस समय यूपीपीएससी प्रीलिम्स की आपकी परीक्षा के लिए ये तैयारी चल रही है जिसमें रीजनिंग विषय के 20 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकता है हूबहू, कंफर्म करके नहीं कह रहा हूं, पर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस हूबहू आपको आपकी परीक्षा में मिल जाएं और ऐसे ही क्वेश्चंस जैसे हम लोग इस क्लास में कर रहे हैं आपको आपकी परीक्षा में मिलेंगे, ठीक। तो आइए करते हैं आज के अपने इस सत्र की शुरुआत। जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं क्लास से, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, खुश रहो भैया सब लोग, राधे राधे, वेलकम, स्वागत है। आइए पहले क्वेश्चन के साथ की जाए शुरुआत आज के अपने सत्र की। पहला क्वेश्चन हम सबके सामने ये रहा। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन से हो रही है शुरुआत। कहता है प्रियांश जो रजत पुरुष है, ऐसा दिया गया है। प्रियांश जो रजत का इकलौता पुत्र है, प्रकाश से कहता है तुम्हारी मां वीणा मेरे पिता की बड़ी बहन है, ठीक है। कौन कहता है ऐसा? प्रियांश कहता है। ऐसा कौन कहता है? प्रियांश। प्रियांश कौन है? रजत का इकलौता पुत्र है। तो हमारे पास एक व्यक्ति है प्रियांश जो कि रजत का इकलौता पुत्र है, ठीक है। प्रियांश प्रकाश से कहता है, किससे कहता है? प्रकाश से कहता है प्रियांश जो रजत का इकलौता पुत्र है, प्रकाश से कहता है तुम्हारी माता वीणा मेरे पिता की बड़ी बहन है, ठीक है। प्रकाश की जो माता है ना वीणा, प्रकाश की माता जो है वीणा, वो मेरे पिता यानी प्रियांश के पिता रजत की कौन है? बड़ी बहन, मेरे पिता की बड़ी बहन है, जो कृष्ण जी के इकलौते पुत्र हैं। यानी ये जो रजत है, जो किसके लिए आ रहा है? रजत के लिए। रजत कृष्ण जी के इकलौते पुत्र हैं। रजत कौन है? कृष्ण जी के इकलौते पुत्र हैं। तो कृष्ण का इकलौता पुत्र कौन है? रजत। और उसकी बहन कौन है? वीणा। वीणा का पुत्र कौन है? प्रकाश। और रजत का पुत्र कौन है? प्रियांश। तो उसने कहा है रजत प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है। रजत का संबंध पूछा है किसके साथ में? प्रकाश के साथ में। तो अगर हम रजत का संबंध प्रकाश से निकालेंगे कि ये रजत प्रकाश से कैसे संबंधित है, तो प्रकाश की मां बड़ी बहन है किसकी? रजत की। प्रकाश की मां बड़ी बहन है रजत की, तो रजत प्रकाश के लिए क्या हो जाएगा? उसका मामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मामा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं कि सर लाइव क्यों नहीं आए हैं, लाइव क्यों नहीं आए हैं, तो पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं शाम वाली जो क्लास होती है शाम को 7:30 बजे, उसमें आप लोगों का कहीं नेटवर्क इशू हो रहा होता है, कहीं यूट्यूब से कोई समस्या हो रही होती है, क्लास डिस्टर्ब होकर के चलती है। इस वजह से मैंने निर्णय लिया कि आज की क्लास जो है वो रिकॉर्डेड जाएगी ताकि क्लास फ्लुएंटली चले, क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक। और बाकी आपको पता है आप हमारी लाइव करें और चाहे रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड भी आपको लाइव जैसा ही मजा देती है कि नहीं। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आ जाओ भाई।
एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। ये एक पासा है जिसकी 3 अलग अलग स्थितियां हमको दी गई हैं। पहली स्थिति ए है, दूसरी स्थिति बी है और तीसरी स्थिति है सी। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। कहता है 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। डाइस से आया हुआ क्वेश्चन है। 6 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी, ऐसा हमसे जानना चाहता है। मोर देन 2 डाइस का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले एलिमिनेट करके देखा जाए रॉन्ग आंसर्स को। अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो 6 हमको केवल एक ही डाइस में दिया हुआ है, तो एलिमिनेशन तो पॉसिबल नहीं है भाई। अगर 6 केवल एक ही डाइस में, तो 6 का जो पड़ोसी है 5 और 6 का जो पड़ोसी है 4। डाइस कहता है कि पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता, तो 6 के विपरीत में 4 और 5 नहीं आएंगे, तो केवल 4 है जो कैंसिल हो पाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको यूज करना चाहिए यहां पर 2 डाइस कंपैरिजन का मेथड। और 2 डाइस कंपैरिजन का मेथड अगर हम लोग लगाते हैं तो भाई साहब, अगर डाइस नंबर बी और डाइस नंबर सी, ये 2 डाइस को कंपेयर करते हैं तो देखो 4 और 5 यहां पर भी है, 4 और 5 यहां पर भी है। यहां क्या बचता है 2 और यहां क्या बचता है 6। 2 डाइस कंपैरिजन का रूल कहता है कि किन्हीं भी 2 डाइस में यदि 2 फेसेस आपस में समान हैं तो बचे हुए फेसेस एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो बच कौन रहा है 2 और 6, यानी 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो 6 के विपरीत क्या आएगा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप चाहें तो ए और सी को भी कंपेयर कर सकते थे। अगर ए और सी को कंपेयर करेंगे तो केवल एक फेस कॉमन है 4, और अगर एक फेस कॉमन है 4 वाला, टॉप वाला फेस कॉमन है, तो दूर वाला दूर के, पास वाला पास के, या बोल सकते हैं राइट वाला राइट के, लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट हो जाता। तो 2 किसके अपोजिट होता, 6 के अपोजिट होता। ठीक, अगला क्वेश्चन। मोहन का घर दक्षिण की ओर यानी दक्षिण मुखी है। अच्छा, ठीक है। कहता है अपने घर से निकलता है, सीधे 30 मीटर चलता है, दक्षिण मुखी उसने बोला है। ठीक है, दक्षिण मुखी, तो ये क्या हो गया, मोहन का घर हो गया। ठीक है, मोहन का घर। ठीक है, जो क्या है दक्षिण मुखी, यानी जिसका दरवाजा किधर खुलता है, दक्षिण की तरफ खुलता है, इसलिए इसको दक्षिण मुखी बोलते हैं हम लोग। ठीक, कहता है मोहन का घर दक्षिण की ओर यानी दक्षिण मुखी, वह अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे 30 मीटर चलता है। अपने घर से बाहर निकला, दरवाजे से बाहर निकला, 30 मीटर सीधी दूरी उसने तय की। कितनी दूरी तय की, 30 मीटर की दूरी तय की। ठीक, फिर कहता है वहां से 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है। तो यहां से 2 बार दाएं मुड़ता है, पहला दायां मुड़ेगा तो ये मुड़ेगा। कहता है लगातार 2 बार दाएं मुड़ता, क्रमशः 6 और 24 किलोमीटर की दूरियां वो तय करता है। तो पहला दायां मुड़ा, 6 किलोमीटर की दूरी तय किया, दोबारा फिर दाएं मुड़ा और कितनी दूरी तय किया, 24 मीटर की दूरी को उसने तय किया। फिर कहता है अंत में बाएं मुड़ता है और किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर की दूरी तय करता है। यहां से बायां उसका कहां पड़ेगा, पश्चिम की ओर, तो बाईं ओर मुड़ता है और कितनी दूरी तय करता है, 2 किलोमीटर की दूरी को और तय करता है। और कहां पहुंच जाता है, किराने की दुकान पर पहुंच जाता है, यानी परचून की दुकान पर पहुंच गया। कहता है उसके घर और किराने की दुकान के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है। यानी कि ये डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे कि नहीं पूछ रहा है, ये उसका घर है और ये क्या है, किराने की दुकान। तो ये डिस्टेंस उसने हमसे जाननी चाहिए। अब अगर ये डिस्टेंस हमको पता करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर लें। अगर करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग तो देखो 2 ये है, 6 ये है, 2 + 6 कितना हो गया 8, यानी बेस 8 है। हाइट कितनी है, 30 में से 24 चली जाए तो कितनी बचती है 6। हाइट 6 है, बेस 8 है। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 64 + 36 कितना होता है 100 अंडर रूट में, और ये अंडर रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। यानी प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस 10 मीटर की है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। एम्पल इज रिलेटेड टू एबंडेंट। ठीक है, बहुत का संबंध किससे दिया गया है, प्रचुरता से दिया गया है। बहुत का संबंध प्रचुरता से है, उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पर्याप्त यानी सब्सटेंशियल संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा, ठीक है, एम्पल का संबंध किससे दिया गया है, अबंडेंट से। बहुत यानी प्रचुर, बहुत और प्रचुर ये दोनों किस मात्रा को दिखाते हैं, जब मात्रा बहुत अधिक दी गई है, जितनी जरूरत है
उससे भी अधिक अगर मात्रा हमारे पास उपलब्ध है तो हम कहेंगे अरे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। जैसे कि आपके घर में 10 कुंटल गेहूं पड़ा हुआ है, आपके घर में 10 कुंटल गेहूं पड़ा हुआ है, कोई आपके पास आए और आपसे कहे भैया बड़ी समस्या चल रही इस समय घर में, हमारी खेती भी खराब हो गई है, हमारे घर में खाने की भी इस समय दिक्कत है, और अगर संभव हो तो 10 किलो गेहूं अगर आप हमको दे दें तो हमारा घर थोड़ा खाना पे भोजन पाले हमारे घर में के लोग। तो आप क्या कहेंगे? अरे आप अपने घर वालों से कहेंगे 10 कुंटल भरा पड़ा है, कोठी फूट रही है, दे दो 50 किलो। 10 किलो मांगे, 10 किलो नहीं 50 किलो दे दो, बहुत पड़ा भाई अपने पास, भगवान का दिया बहुत कुछ है, दे दो 50 किलो दो, बहुत है अपने पास में। तो ये क्या है? आपके पास बहुत, यानी जितनी आपकी जरूरत है उससे कहीं अधिक है, इसको बोलते हैं बहुत या प्रचुरता। किसी भी मात्रा में प्रचुरता, अधिकता, ठीक है। तो बहुत और प्रचुरता किसको दिखाता है? ये दोनों ही किसी भी मात्रा में या किसी भी वस्तु की अधिकता को दिखाते हैं। उसी प्रकार से पर्याप्त किससे संबंधित होगा? पर्याप्त किससे संबंधित होगा? अब आपको पता है कि आपके घर में साल भर में 1 क्विंटल गेहूं लगता है, ठीक। कोई व्यक्ति आपके पास आवे और आपसे कहे कि भैया थोड़ी सी समस्या चल रही है, ऐसा है कि अगर संभव हो तो हमें 1 कुंटल गेहूं उधार दे दो, अगली जब सीजन आएगा, हमारी जब खेती में गेहूं होगा तो हम अपनी पैदावार में से 1 कुंटल आपको वापस कर देंगे। अब आपके पास समस्या है, आपके पास 1 कुंटल ही गेहूं है और वो 1 कुंटल गेहूं आपके परिवार के 12 महीने के भरण पोषण के लिए है, और सामने वाला व्यक्ति 1 कुंटल गेहूं ही आपसे मांग रहा है। तो आपके पास अपनी जरूरत के लिए तो पर्याप्त है, आपके पास अपनी जरूरत के लिए तो पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध है या गेहूं उपलब्ध है, लेकिन आप दूसरे किसी को नहीं दे सकते, इतना आपके पास नहीं है। तो उस स्थिति में जैसे बहुत और प्रचुरता दोनों किसको दिखाते हैं? अधिकता को दिखाते हैं। वैसे पर्याप्त यानी केवल जरूरत भर का। ऐसा कौन दिखाता है? यथेष्ट यानी कंसिडरेबल, मीजर यानी अल्प, अल्प नहीं कहेंगे। अल्प का मतलब जितनी हमारी जरूरत है उससे कम है, गलत है। अपर्याप्त ये भी गलत है। सम्मानित इसका कोई मतलब ही नहीं। क्या बनता है? यथेष्ट यानी कि कंसिडरेबल, मेरे पास उतना ही उपलब्ध है जितनी की मुझे जरूरत है। तो पर्याप्त और यथेष्ट यानी सब्सटेंशियल और कंसिडरेबल किसको दिखाते हैं? जरूरी मात्रा को दिखाते हैं, उतना जितना मेरे लिए जरूरी है। और ये किसको दिखाते हैं? अधिकता को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था ये। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से पिछली परीक्षा यानी 2024 की परीक्षा में भी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके पहले की परीक्षाओं में भी कई दफे वेन डायग्राम का ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, क्या कहता है? कहता है 100 छात्रों की एक कक्षा में हमारे पास कुल छात्रों की संख्या दी गई है 100। प्रत्येक छात्र 3 विषयों इतिहास, अर्थशास्त्र तथा अंग्रेजी में से एक या अधिक विषय में पास हुआ है। हमारे पास 3 अलग अलग विषय हैं। एक विषय हमारे पास ये है इतिहास, एक विषय हमारे पास ये है अर्थशास्त्र, और एक विषय हमारे पास ये है कौन सा? अंग्रेजी। ठीक है, तो ये हमारे पास इतिहास है, लिख लेते हैं, इतिहास है। ठीक, ये हमारे पास में अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स, और ये हमारे पास में अंग्रेजी है यानी कि इंग्लिश। ठीक है, चलिए अब उसने आगे क्या क्या बोलना शुरू किया है। कहता है सभी छात्रों में से 24 छात्र केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं। केवल शब्द लिखा है ना, केवल अंग्रेजी में पास हुए। तो अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में पास होने वाले छात्रों की संख्या यहां पर लिखी जाएगी ना। ठीक है, ये 24 क्या हैं? वे छात्र हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं। यहां का अगर कहीं लिख देंगे तो ये कॉमन वैल्यू हो जाएगी, इतिहास अर्थशास्त्र या दोनों के साथ कॉमन हो जाएगी। ठीक, कहता है 14 छात्र केवल इतिहास में पास हुए, तो इतिहास में पास होने वाले छात्रों की संख्या 14 है। 11 छात्र केवल अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र दोनों में पास हुए। अब की क्या बोला? 11 ऐसे छात्र हैं जो केवल अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में पास हुए। तो अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में दोनों में सम्मिलित रूप से पास होने वाले केवल ऐसे छात्र जो केवल अर्थशास्त्र और अंग्रेजी में पास हुए, उनकी संख्या 11 है। ठीक है, फिर कहता है 12 छात्र केवल अंग्रेजी और इतिहास में पास हुए हैं। तो 12 छात्र किस में पास हुए हैं? अंग्रेजी में और इतिहास में पास हुए हैं। ठीक,
उसी प्रकार से कहता है इतिहास में कुल 50 छात्र पास हुए हैं। इतिहास में कुल 50 छात्र पास हुए हैं और यदि सभी 3 विषयों में केवल 5 छात्र ही पास हुए हैं, क्या बोला है, सभी 3 विषयों में केवल 5 छात्र ही पास हुए हैं, तो सभी 3 विषयों में यानी इस वाले एरिया में सभी 3 विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 5। ये 5 इतिहास में भी है, अर्थशास्त्र में भी और अंग्रेजी में भी है। सभी 3 विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है और कहता है इतिहास में कुल 50 छात्र पास हुए हैं। जरा देखो इतिहास में कितने लोग अभी तक हो गए हैं। उसने कहा इतिहास में कुल 50 छात्र पास हुए ना, 14 छात्र ये हैं, 12 छात्र ये हैं, 14 और 12 कितने हो गए, 26। 5 छात्र ये भी इतिहास में ही आएंगे तो 26 और 5 कितने हो गए, 31 हो गए कि नहीं हो गए। अब इतिहास में कुल कितने छात्र पास हुए हैं, 50, और इतिहास में अभी की संख्या अगर जोड़ें तो 14, 12, 26 और 5 29 होता है। 50 में से 29 को माइनस 50 में से 29 को अगर हम माइनस कर 31 को सॉरी माइनस कर दें, 50 में से 31 को माइनस कर दें तो कितना बचता है, 19 बचता है कि नहीं बचता है। जब यहां पर इतिहास और अर्थशास्त्र में कॉमन व्यक्तियों की संख्या 19 हो जाए, अगर इतिहास और अर्थशास्त्र में व्यक्तियों की कॉमन संख्या यानी इतिहास और अर्थशास्त्र में पास हुए व्यक्तियों की संख्या 19 अगर हो जाए, तब इतिहास में कुल मिलाकर के 50 लोग बनते हैं। 19, 4, 23, 10, 33, 33 और 5 38, 38, 2, 40 और 10 50। ठीक, कहता है तो केवल अर्थशास्त्र में पास करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। अब पूछा क्या है, केवल अर्थशास्त्र में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी। अब देखो आपके पास टोटल वैल्यू पता है कितनी है, 100 है। इन 100 विद्यार्थियों में माइनस कर देते हैं किनकी संख्या को, इतिहास, टोटल इतिहास वाला काउंट कर लेते हैं, 50 आ रहा है, ठीक है, प्लस 11 ये जो केवल अर्थशास्त्र और किसमें अंग्रेजी में पास हुए हैं 11, प्लस 24 वे जो अंग्रेजी में पास हुए हैं, इन सबको क्या करें माइनस कर लें तो 50 और 24 कितना होता है 74, 1 75 और 10 85, कितना हो गया 85। 100 में से 85 घट गया तो कितना बच गया, 15 बच गया ना। यानी 15 छात्र ऐसे हमारे पास हैं जो किसमें पास हुए हैं, केवल अर्थशास्त्र में पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। आ जाओ भाई फटाफट से, बड़ी समस्याएं हैं, ये लोग नियति मिलकर के क्लास नहीं लेने दे रही है। बीच में अगर पावर कट हो जाए तो मान लेना कि ये कक्षा पावर कट में ही खत्म हो गई। ठीक, आइए, कहता है शब्द डार्किन के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कुल कितने अक्षर होंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन कराया। क्या करना होता है, डार्किन नामक एक शब्द दिया गया है ना, कौन सा, डार्किन। क्या करना है, इस डार्किन नामक शब्द को हमें डार्किन नामक शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। जब इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ए बी सी डी ई में ई आएगा, डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, फिर आर के और एन में पहले के आएगा, फिर एन आएगा और फिर आर आएगा। ठीक, इस तरह से अरेंज कर लिया। कहता है इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से दूसरे अक्षर, बाएं छोर से दूसरा अक्षर कौन सा है, डी। ठीक, और दाएं छोर से तीसरा अक्षर, तो दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा है, के। ठीक, कहता है बाएं छोर से दूसरे अक्षर और दाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होते हैं। तो भैया डी और के बीच में, डी और के बीच में कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ये पता करना है। डी की वैल्यू 4 है, के की वैल्यू 11। ठीक, 4 से 11 कितने अक्षर आएंगे बीच में, 6 आएंगे कि नहीं आएंगे। डी से आगे बढ़ोगे तो ई एफ जी एच आई जे और फिर के आता है, यानी कितने अक्षर आएंगे, 6 अक्षर टोटल आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए 6 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी और के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं, ई एफ जी एच आई जे, 6 अक्षर। ठीक,
अगला प्रश्न, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। फाइंड द ऑड नंबर पेयर। 5, 45, 2, 10, 3, 21, 4, 32। अब लगने को तो ये भी कह सकते हैं कि 5 नवा 45, 2 पंचे 10, 3 सत्ते 21 ऑड नंबर से गुणा हो रहा है सब में, लेकिन 4 अट्ठे 32 इवन नंबर से गुणा हो रहा है। कहने को तो कह सकते हैं, लेकिन ये इतना मजेदार लॉजिक नहीं बन रहा है। आओ देखा जाए। 5 से 45, 5 नवा 45, 5 4 9। पहली संख्या क्या है? 5 इंटू पहली संख्या और पहली संख्या से एक कम कर दें तो आता है 4, यानी 5 इंटू 9 कितना होता है? 45 होता है। सिमिलरली 2 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तब तो नहीं आएगा। 4 कॉमन नंबर हो सकता है क्या? आओ जरा 4 कॉमन नंबर से करें। 4 2 6, 6 दूनी 12 मिलता है। ठीक, फिर 3 इंटू 3 प्लस 4 कॉमन नंबर, ये 4 हर जगह कॉमन नंबर है। ठीक है, 4 3 7, 7 तिया कितना होता है? 21। देखो 21 भी मिल रहा है। फिर 3 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 4, अगेन कॉमन नंबर, 4 प्लस 4 8, और 8 चौको 32। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक, तो चल क्या रहा है? जो संख्या पहली दी गई है उस संख्या का गुणा करना है उसी संख्या प्लस 4 को जोड़ करके। ठीक है, तो 45 12 21 32 आना चाहिए, पर यहां पर कितना दिया गया है? 10, जबकि होना कितना चाहिए था? 12। यानी यही क्या है? डिफरेंट है, यही अलग है, भिन्न है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दिखाता हो। ठीक, 5 शब्द हमको दिए गए हैं, उन 5 शब्दों को हमें सही क्रम में अरेंज करना है, और शब्द जो हैं वो पढ़ाई से संबंधित हैं। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, नर्सरी, मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी। तो जब बच्चा पढ़ने की शुरुआत करता है तो शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत उसकी होती है नर्सरी से, यानी पीजी, यूजी, केजी, पीजी, यूकेजी, एलकेजी, यहां जाता है कि ना। ठीक, तो 3 यानी नर्सरी से शुरुआत करता है, नर्सरी से आगे बढ़ता है तो मैट्रिक स्तर की पढ़ाई करता है, मैट्रिकुलेशन यानी कि 8 से लेकर के 10 तक मैट्रिक्स कंप्लीट करता है। फिर हायर सेकेंडरी यानी 12वीं की कक्षा में जाता है, तो 3 और 4 के बाद क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 3 4 5 से केवल एक ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन नंबर सी, यही उत्तर होगा। इसके बाद का तो ऑलरेडी दिख रहा है कि इसके बाद क्या होगा? पहले स्नातकोत्तर होगा, नहीं स्नातक होगा, और फिर स्नातकोत्तर होगा। 3 4 5 2 1, ये इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है पूर्व धारणा से संबंधित। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूर्व धारणा से संबंधित किया है और कहते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व धारणा सत्य है? कथन है, ग्रामीण इलाकों में शराब के सेवन से फूड पॉइजनिंग बहुत आम है। स्टेटमेंट उसने हमको दिया है कि ग्रामीण इलाकों में शराब के सेवन से फूड पॉइजनिंग हो जाना एक बहुत आम बात है, ऐसा उसने स्टेटमेंट में हमको दिया। पहला अजम्पशन क्या कहता है? कहता है गांवों और ग्रामीण इलाकों में शराब की अवैध और अनाधिकृत दुकानें अधिक हैं। ठीक, अब देखो व्यक्ति ने स्टेटमेंट क्या दिया है कि ग्रामीण इलाकों में शराब के सेवन से फूड पॉइजनिंग बहुत आम बात है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर व्यक्ति शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद उनको फूड पॉइजनिंग हो गई, ऐसा बहुत आम है, ये अक्सर होता रहता है। ठीक, अब अगर फूड पॉइजनिंग बहुत आम बात है ग्रामीण इलाकों में, तो निश्चित तौर पर जो फूड पॉइजनिंग हो रही है उसका कारण हमको दिया गया है शराब पीना। और अगर शराब पीने से फूड पॉइजनिंग हो रही है तो शराब तो बहुत लोग पीते हैं, हर किसी को तो फूड पॉइजनिंग नहीं होती है। आप महंगी शराब पी रहे हैं, अच्छी शराब पी रहे हैं, तो आपको फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। ठीक, और अगर शराब के सेवन से फूड पॉइजनिंग हो रही है, इसका मतलब है शराब जो है वो कैसी है? मिलावटी है। शराब कैसी है? मिलावटी है।
अवैध रूप से, अब मिलावटी कौन सी शराब होती है? सरकार की तरफ से जो शराब दी जाती है, शराब की जो ठेके खुलते हैं, वहां पर तो मिलावटी शराब मिलती नहीं है, वहां पर तो बढ़िया शराब की सरकार की तरफ से टेस्टेड शराब मिलती है। लेकिन कुछ लोग मुनाफा कमाने के चक्कर में या कम पैसे में ज्यादा लोगों को शराब बेचने के चक्कर में, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में क्या करते हैं? अवैध रूप से शराब बनाते हैं। अब अगर अवैध रूप से शराब बनाते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी क्वालिटी कई बार खराब होती है, कई बार क्या लगभग खराब ही होती है। बहुत बार आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में न्यूज पर सुना होगा कि फलानी क्षेत्र में या फला देश के इस हिस्से में नकली शराब के सेवन से तमाम लोग अंधे हो गए, 12, 15, 25 लोगों की मौत हो गई, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसा करके सुना होगा ना, बहुत बार आपने सुना होगा। और यदि आपने बहुत बार सुना होगा तो वो किस वजह से होता है? अवैध रूप से जो शराब की बिक्री होती है वो शराब लोग खरीदते हैं, पीते हैं और फिर उसके कारण ऐसा होता है। ठीक, तो अगर वो कह रहा है कि ग्रामीण इलाकों में शराब के सेवन से फूड पॉइजनिंग बहुत आम है, इसका मतलब है कि व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट देने के पहले सोचा होगा कि गांवों और ग्रामीण इलाकों में शराब की अवैध और अनाधिकृत दुकानें अधिक हैं, इस वजह से ग्रामीण इलाके इन दुकानों से जो अवैध और अनाधिकृत हैं शराब खरीदते हैं, पीते हैं और फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं। ठीक, फिर कहता है गांवों में शराब पीने वालों का अनुपात शहरों की तुलना में कहीं अधिक है। नहीं, हमें इस बारे में स्टेटमेंट में कोई जानकारी नहीं दी गई है, शराब पीने वाले शहर में ज्यादा हैं कि गांव में ज्यादा है। हाँ, जिस बात के बारे में जानकारी दी गई थी उसका कारण हमको यहां पर एक दिया गया है पूर्व धारणा में, जो कि सत्य है, इसलिए केवल पहला अजम्पशन ही सत्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तराकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी? यह हमारे पास एक आकृति दी गई है और इस आकृति के सामने एक मिरर लगा दिया गया है। अब हमसे कह रहा है कि बताइए इस पर्टिकुलर आकृति का सटीक मिरर इमेज इनमें से कौन सा होगा? अगर ये आकृति हम देखेंगे तो ये एरो इधर आना चाहिए, ये वाला कोड या ट्रायंगल इधर आना चाहिए, बिल्कुल ठीक दिया है। ये यहां पर ऊपर सर्कल है, वहां उन्होंने लाइन दे दी, पहला गलत है। बी वाला सेम डायरेक्शन में जा रहा है, गलत है। सी वाला सही महसूस हो रहा है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सी वाला सही है। डी वाले में क्या गड़बड़ी कर दी है इन्होंने? डी वाले में जो ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर समान रखा है, जो कि ये भी मिरर इमेज में चेंज हो जाएगा, इसलिए डी वाला भी गलत है। तो केवल और केवल सी ही इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आया है हमारे सामने मिसिंग टर्म से। क्या कहता है भाई? 3, 2, 38, 5, 5, 3, क्वेश्चन मार्क 4, 7, 1, 54, 4, बड़ी संख्या की ओर भागा जाए। 3, 2, 5 में क्या करें कि 38 मिल जाए, 7, 1, 2 में क्या करें कि 54 मिल जाए। 5 तिहाई 15 दूनी 30 या 3 दूनी 6 पंचे 30, नहीं, स्क्वायर कर दें हैं? देखो, अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25। तो 25, 4, 29 और 9, 38 कितना आता है? सबको जोड़ने पर 38 आता है कि नहीं आता है? सिमिलरली 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और अगर 2 का स्क्वायर प्लस 4 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 49, 1, 50 और 4, 54 हो रहा है। सेम काम यहां पर करें, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। तो कितना हो गया? 16, 9, 25 और 25, 25, 50, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 50 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी 50 इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है
जबकि एक अलग है। बताओ भैया कौन सी आकृति अलग है? कौन सी आकृति अलग है? 1 2 3 4 चेक करते हैं तो 1 2 3 सेक्शन यहां पर भी है, 3 यहां पर भी, 3 यहां पर भी, हर जगह पर 3 3 सेक्शन है। एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, एक स्क्वायर है, एक पंचभुज है। किसको अलग किया जाए? सर्कल वाले को ही अलग किया जाए। लॉजिक क्या लगाएंगे सर्कल को अलग करने पर? अगर हम सर्कल को अलग कर रहे हैं तो क्या लॉजिक लगाएंगे? ठीक है, लॉजिक ये बन सकता है कि बाकी जो आकृतियां हैं 1 2 और 4 वाली, ये कैसी हैं? बहुभुज, यानी कि पॉलीगन है। इनमें एक से अधिक भुजाएं हैं, जबकि सर्कल में ऐसा नहीं। सर्कल में ऐसा नहीं है, यानी 3 वाली आकृति ही क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कोडिंग और डिकोडिंग से। आओ, एक कूट भाषा में डांसर को रिपीड कहा गया है, क्विजी को ऐसे लिखा गया है, स्क्वैक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ये हमसे जानना चाहता है। आइए चेक करते हैं। डांसर का कोड अगर निकाला गया तो कैसे निकाला गया, पहले तो यही पता किया जाए ना। डांसर का कोड REPEAD, ठीक है। और अगर चेक करते हैं तो बाबू जरा ध्यान से देखो, ये जो DA है ये पलट करके AD लिखा है ना, A यहां D यहां, ये जो ER है यही पलट करके यहां लिखा है ना RE, फिर N और C बचता है, तो N से P, N की वैल्यू 14 होती है, N की वैल्यू 14 और P की वैल्यू 16 यानी प्लस का 2, C की वैल्यू 3 और E की वैल्यू 5 यानी प्लस का 2। बात समझ में आई क्या चल रहा है? पहले दो और अंतिम दो को क्या करना है? रिवर्स करके पहले और आखिरी में लिख देना है, और बीच वाले दोनों को प्लस का 2 करना है। जैसे यहां पर E से G प्लस का 2, A से C प्लस का 2 है, ZY को YZ और QY को UQ लिखा गया। सेम काम किसमें करें? स्क्वैक में। तो अगर हम स्क्वैक का आंसर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? WK को क्या लिखा जाए? KW लिख दें, फिर U प्लस 2 कर दें तो क्या आएगा? WA प्लस 2 कर दें तो C आएगा, और SQ को QS लिखें, यानी KWWCQS। कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में नहीं, KMW है ये, तो KWWCQS ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर बनता है। ठीक, चलो प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं। आइलैंड इज रिलेटेड टू ANDISL। फिर आइदर का कोड दिया गया है और इंपैक्ट का कोड हमसे पूछ रहा है। आओ देखा जाए क्या मिलेगा। आइलैंड को उसने लिखा है ANDISL। आइलैंड में जो अक्षर है उन्हीं अक्षरों का यहां प्रयोग किया गया है। ठीक, तो भाई साहब ये SL ISL, ठीक है, पहले अक्षर ये एंड, 3 पहले अक्षर को एज इट इज और अंतिम 3 अक्षर ISL को आगे लिख दिया गया। सिमिलरली EIT हेयर यानी HER, तो HER एज इट इज है, EIT को आगे लिख दिया। वही काम यहां भी कर लें तो ACT एज इट इज आएगा, IMP को आगे लिख लें। ठीक है, ACT IMP कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है भैया। ठीक, तो ए ही क्या कर देंगे? इसका उत्तर कर देंगे। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। आ जाओ नंबर सीरीज का क्वेश्चन। नंबर सीरीज का क्वेश्चन क्या पूछता है? कहता है उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है, यानी
रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, उधर ही चलाओ। रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। 3, 6, 9, 24, 48, 96, 192 करके लिखा गया है। ये तो मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है क्या है? 24 दूनी 48 दूनी 96, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई है ना। देखो 24 से 48 मल्टीप्लाइड बाई 2, 48 से 96 मल्टीप्लाइड बाई 2, 96 से 192, 9 दूनी 18 और 6 दूनी, ये भी मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन, सीधे सीधे मल्टीप्लाइड बाई 2 चल रहा है, ठीक। तो यहां पर भी 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12 होना चाहिए, यही तो गलत है। रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन, लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ लिया। और अगर आसान क्वेश्चन पूछ लिया तो भैया यही 9 क्या है, अलग है। 6 दूनी 12 होना चाहिए और फिर 12 दूनी 24 से सही लिखा है, यानी गलत क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 9 गलत है। सी डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट, फिर से कहता है विषम का चयन करें। क्या करें? विषम का चयन करें। सिलेक्ट द ऑड वन आउट। फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और आयरन, इनमें से कौन अलग है? ठीक है, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और आयरन में कौन अलग है? आओ देखा जाए भैया। आयरन अलग लग रहा है कि नहीं अलग लग रहा है? काहे अलग लग रहा है? काहे अलग लग रहा है? आयरन क्या होता है? आयरन एक धातु है। आयरन क्या है? धातु है। लेकिन फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन ये तो धातु नहीं होती ना, ठीक। तो बस फिर यही आयरन ऑप्शन नंबर डी को अलग करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन ये अधातु हैं, ठीक है, जबकि आयरन क्या है? धातु। तो यही क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम नंबर सीरीज। श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। बताओ भैया। क्या उत्तर आएगा? आसान ही लग रहा है क्वेश्चन, तो कठिन नहीं लग रहा है। 66, 77, 99, 132, 176 क्वेश्चन मार्क। आओ देखा जाए क्या चल रहा है। 66 से 77, भैया मल्टीप्लीकेशन का तो कोई सीन है नहीं। 66 से 77 में प्लस का 11 नजर आ रहा है। 77 से 99 पर जाते हैं तो प्लस का 22 नजर आता है। अगर ये 11 है, ये 22 है, तो देखो ये प्लस का 1 इधर 32 इधर, प्लस का 33 है कि नहीं, यानी हर बार 11 ऐड करते जा रहे हैं कि नहीं ऐड करते जा रहे हैं। तो 132 से 176 पर जब चलेंगे तो ये कितना है? दिस इज प्लस का 44। तो अगली बार क्या होना चाहिए? प्लस का 55 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर 176 में हम 55 को जोड़ेंगे तो 81 और 8 5 13, 230, यानी कितना होना चाहिए? 231 होना चाहिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा 231। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कैलेंडर से कहता है जॉन ने शुक्रवार 21 जनवरी 2021 को एक पिल्ला खरीदा। बहुत भाई साहब जॉन, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि जॉन ने शुक्रवार 21 जनवरी 2022 को एक पिल्ला खरीदा। जॉन द्वारा उसे खरीदने के बाद से 380वें दिन, ठीक है, कब? 380वें दिन पिल्ला एक वयस्क कुत्ता बन गया। 380 दिन बाद वो पिल्ला क्या बना? एक वयस्क कुत्ता बन गया। कहता है पिल्ला किस दिन वयस्क बना? अब वो जानना चाहता है कि वो पिल्ला जब 380वें दिन वयस्क कुत्ता बना तो उस 380वें दिन कौन सा दिन था, ये वो तुमसे जानना चाहता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हमको टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने की भी जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसने दिया है। 21 जनवरी 2022 को कौन सा दिन है? फ्राइडे का दिन है। तो 21 जनवरी 2022 से 380 दिन बाद, कितने दिन बाद? 380 दिन
बाद सीधे 7 से भाग देके रिमाइंडर निकाल लो। 7 अपना 35, कितना बचा 3, 7 चौको 28, कितना बचा 2। ठीक है, यानी रिमाइंडर या विषम दिनों की संख्या कितनी है 2। तो हमारे पास कुल विषम दिन निकल करके आएंगे 2। तो 2 का मतलब 2 दिन बाद, कहां से, शुक्रवार से 2 दिन बाद, शुक्रवार से 2 दिन बाद। तो शुक्रवार से 2 दिन बाद क्या होता है, शुक्रवार से 1 दिन बाद शनिवार और 2 दिन बाद रविवार। यानी वो पिल्ला वयस्क, यानी वयस्क होकर के बड़ा होकर के कुत्ता कब बना होगा, रविवार के दिन बना होगा। डी यानी रविवार के दिन वो पिल्ला डॉगेस भाई बन गए होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं।